देखो, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, ये है रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। पहले तो हम प्लेंट को डिफाइन करें, प्लेंट है क्या। प्लेंट को जब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज प्लेंट, तो प्लेंट के अंदर तो आता है उसका फर्स्ट जो यानी ये टर्मिनोलॉजी है प्लेंट की, दैट इज डिफाइंड अंडर ऑर्डर 6 रूल 1। अंडर ऑर्डर 6 रूल 1 में आता है प्लीडिंग। प्लीडिंग मीन्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट आर प्लीडिंग। तो लॉ के अंदर जो फर्स्ट प्लीडिंग है वो है प्लेंट, और जो नेक्स्ट और सेकंड प्लीडिंग है वो है रिटन स्टेटमेंट। ऑर्डर 6 रूल 4, प्लेंट के अंदर तो हमने सारी चीज़ें काज ऑफ एक्शन दे दी और जिस्ट ऑफ फैक्ट्स भी दे दिए, और रिलीफ जो हमने क्लेम किया वो भी दे दिया, वैल्यूएशन ऑफ द सूट जो की वो भी हमने दे दी, उस पर कोर्ट फीस जो हमने पे की वो भी हमने उसके अंदर लिख लिया। प्रेयर क्लास के अंदर जो रिलीफ वाट एवर रिलीफ कोस्ट इन द प्रेयर क्लास वो भी हमने सेट आउट कर दिया। लेकिन उसके अलावा बाद में हमने जिन पार्टी प्लीडिंग पे रिलाय किया था तो उसके अंदर था कि भाई हमारी पार्टी प्लीडिंग जो रिलाय करती है मेनली अपॉन द कंडक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, एंड दैट कंडक्ट ऑफ द डिफेंडेंट इज टेंटेड विथ मैलिस, एंड दैट मैलिस इज आउटकम ऑफ सम फ्रॉडुलेंट एक्ट। तो कॉन्सिक्वेंटली यू हैव टू फर्निश पर्टिकुलर्स ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, undue advantage, duress, etc. under order 6 rule 4 CPC, and that is also called pleading। जब हमने वो प्लीडिंग के अंदर दाखिल कर दिया तो हमने कोर्ट से परमिशन ली सही वो हम पर्टिकुलर्स ऑफ फ्रॉड या तो हम प्लेंट के अंदर दाखिल कर दें, या अगर नहीं दाखिल करते हैं बाद में दाखिल करते हैं तो दैट विल बी विथ परमिशन ऑफ द कोर्ट। उसके अंदर फिर लॉ कहता है कि ऑर्डर 6 रूल 5 में आता है कि दोज पर्टिकुलर्स ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन etc, इफ एनी पार्टी प्लीडिंग रिलाई ऑन दोज पर्टिकुलर्स, अदर पार्टी हैज आल्सो वेरी मच लेटिट्यूड टू कंट्रोवर्ट दैट विथ एनी एविडेंस। तो उसके अंदर ऑर्डर 6 रूल 5 प्रिस्क्राइब करता है बेटर स्टेटमेंट। Now what is better statement? Better statement is that statement even that can be urged by the defendant that these are the instances of fraud or misrepresentation on the part of defendant, और उसके बाद या वो डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी की वो सही नहीं है या उसने कोर्ट को मिसगाइड किया है, तो फिर कोर्ट कहेगी प्लेंटिफ को कि भाई जो बेटर स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने दाखिल किए आप उसको कंट्रोवर्ट करें। अच्छा, तो मैं आपको सिर्फ ये इसीलिए बैकग्राउंड बता दिया कि ये जो प्लेंट आती है उसके अंदर फिर हम कौन कौन सी चीज़ें करते हैं। जो चीज़ें हम करते हैं कि उसके अंदर हम उसको वैल्यू करते हैं कि भाई इसके अंदर इसकी जो वैल्यूएशन है इतनी है, फिर इसके अंदर हम कोर्ट फी देते हैं। कभी कभार कोर्ट फी हम 15,000 की देते हैं, किसी सूट पे हम कोर्ट फी 10,000 की देते हैं या नहीं देते। अच्छा, जब हम कोर्ट फी देते हैं हमारी प्लेंट जो है वो कोर्ट के अंदर जाती है, तो क्या इस तरह का इस टाइप का इसी स्टाइल की इलेक्शन पिटीशन होती है? रिट पिटीशन ऐसी होती है, सर्विस अपील ऐसी होती है, लेबर अपील ऐसी होती है, कंपनी लॉ की जो पिटीशन होती है ऐसी होती है? तो हम उसको प्लेंट कैसे कहते हैं? लेकिन साइटेशंस हैं जो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं कि ये जो भी मैंने आपको बताया इलेक्शन पिटीशन है या रिट पिटीशन है, इसका नॉमेनक्लेचर भी प्लेंट है। जब नॉमेनक्लेचर का प्लेंट है तो क्या प्लेंट की रिक्वायरमेंट के अंदर आते हैं, और प्लेंट को जो डिफाइन किया गया है वो है ऑर्डर 7 रूल 1 और क्लास ई। ऑर्डर 7 रूल 1 क्लास ई, जिसके अंदर काज ऑफ एक्शन लिखा गया है कि द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द काज ऑफ एक्शन। मैंने जब ये स्टार्ट किया था
तो मैंने आपको कहा था कि काज ऑफ एक्शन जो है वो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, और मैं आगे चलकर आपको विथ रेफरेंसेस एंड पर्टिकुलर्स बताऊंगा कि ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है। जब ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है तो फिर ये लीगल ग्राउंड कैसे हुआ, नंबर 1। नंबर 2, फिर मैंने आपको बताया अगर ये काज ऑफ एक्शन रिवीजनल कोर्ट में जाता है, क्या रिवीजनल कोर्ट प्लेंट रिजेक्ट कर सकती है, तो आपने कहा कर सकती है। मैंने कहा क्या रिवीजनल कोर्ट काज ऑफ एक्शन पे रिजेक्ट कर सकती है, तो आपने कहा वो भी कर सकती है। तो मैंने कहा काज ऑफ एक्शन तो लीगल ग्राउंड नहीं है, और रिवीजन कोर्ट हैज़ ओनली एजिटेट द लीगल ग्राउंड्स। ठीक है ना। अच्छा, काज ऑफ एक्शन जो उसका मैं बैकग्राउंड थोड़ा आपको बता दूं विथ रेफरेंस टू डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ। जैसे ऑर्डर 2 और रूल 2 के अंदर इसका परपोर्ट देखिए क्या आता है। ऑर्डर 2 रूल 2 काज ऑफ एक्शन, suit to include the whole claim. Every suit shall include the whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action. Whole claim in respect of the cause of action. ठीक है ना। ये आ गया ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी में। अच्छा, ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी के बाद फिर आ जाएं आप ऑर्डर 7 रूल 1 और क्लास ई। ऑर्डर 7 रूल 1 क्लास ई में लिखा गया है द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द काज ऑफ एक्शन। फिर आ जाएं आप ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी की तरफ। ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी में आता है कि द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ काज ऑफ एक्शन। तो काज ऑफ एक्शन हमारे लीगल पर्सपेक्टिव में सीपीसी के अंदर 3 जगहों पे इस्तेमाल हुआ है। एक तो ऑर्डर 2 रूल 2 में, एक ऑर्डर 7 रूल 1 क्लास ई में, और तीसरा ऑर्डर 7 रूल 11 में। 3 जगहों पे काज ऑफ एक्शन इस्तेमाल हुआ है। अगर ये फैक्चुअल ग्राउंड होता तो फिर लॉ के अंदर इसकी लीगलिटी कैसे होती, दिस इज अगेन क्वेश्चन मार्क। अगर ये लीगल ग्राउंड है तो फिर इसको के पीछे लीगल कैनान कौन से हैं जो इसको कन्वर्ट करते हैं लीगल ग्राउंड के अंदर, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। काज ऑफ एक्शन मीन्स बंडल ऑफ फैक्ट्स गिविंग राइज टू अ राइट विच द प्लेंटिफ हैव टू प्रूव इफ ट्रेवर्स्ड मीन्स एक्सीडेड। कोई जब कोई चीज़ एक्सीड करती है उसको ट्रेवर्स कहते हैं। ट्रेवर्स्ड बाय द डिफेंडेंट्स, एक्सीडेड बाय द डिफेंडेंट मीन्स वो फैक्ट्स जो प्लेंटिफ को एक राइट प्रोवाइड करते हैं, गिविंग राइज टू द प्लेंटिफ विच द प्लेंटिफ हैव टू प्रूव इफ एक्सीडेड और ट्रेवर्स्ड। अगर उसकी लिमिट, उसकी फैक्ट्स की अगर किसी ने लिमिट एक्सीड की है और उसको वायलेट किया है कि दैट कॉन्स्टिट्यूट काज ऑफ एक्शन फॉर द प्लेंटिफ टू ब्रिंग द सूट बिफोर द कोर्ट। लेकिन इसके अंदर जो मेनली वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है मीन्स दोज फैक्ट्स, बंडल ऑफ फैक्ट्स। हमारे पास जो इश्यूज फ्रेम होते हैं वो 2 प्रोपोजिशंस पे फ्रेम होते हैं, इश्यूज ऑफ फैक्ट, इश्यूज ऑफ लॉ। इश्यूज ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर सिर्फ फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आती है, और इश्यूज ऑफ लॉ जो होते हैं उसके अंदर यानी कंट्रोवर्सी सिर्फ लॉ की आती है। तो यहां तो लिखा गया ना काज ऑफ एक्शन बंडल ऑफ फैक्ट्स। जब बंडल ऑफ फैक्ट्स हैं तो फिर लॉ कैसे बना? The facts that are alleged in the plaint, and which require to be proved by way of evidence। अगर एविडेंस इसके अंदर फिर भी आती है तो लीगल इश्यूज में एविडेंस तो होती नहीं है, तो इसका मकसद तो ये हुआ, तो ये तो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है। मीन्स बंडल ऑफ फैक्ट्स which are to be proved by way of evidence। तो इसका मकसद ये हुआ कि काज ऑफ एक्शन जो है वो प्योरली एक्सक्लूसिवली एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है।
जो मैं विथ रेफरेंस टू लॉ आपको समझा रहा हूँ। 3 प्रोविजंस मैंने सीपीसी से पढ़े हैं और आगे मैं ये केस लॉज बता रहा हूँ। जो भी मैं पढ़ रहा हूँ ये केस लॉ है। Without proof of which the plaintiff would not be entitled to a judgment constituted the cause of action। लॉ लिखें भली, PLJ 2008 सुप्रीम कोर्ट 1051। उसके अंदर ये कहा गया है काज ऑफ एक्शन जो है, जो प्लेंट के अंदर आता है, वो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है विच रिक्वायर टू बी प्रूव्ड बाय एविडेंस and without proof of which the plaintiff would not be entitled to a judgment constituting the cause of action। अगर ये पॉइंट होती तो फिर काज ऑफ एक्शन को लॉ के अंदर से, अभी एक और, नाउ वी आर ऑन वन टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट ये है कि हम इसको समझेंगे इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ plain language as incorporated अंडर ऑर्डर 711 CPC। उसके अंदर हमें बहुत सारे जो ऊपर क्वेश्चन हमने छोड़े हैं ना, वो भी हमें अभी उसको मैं कर रहा हूँ, जो आपका आगे बताऊँगा वो भी आपको आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 711 की लैंग्वेज पढ़नी थी जो मैं उस वक्त नहीं पढ़ रहा था। लेकिन नाउ इट्स एप्रोप्रिएट टाइम टू रीड, कंसल्ट एंड रेफर द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डर 711। वो क्या कहती है? ऑर्डर 711 कहता है द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन। नंबर 2, वेयर रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड एंड द प्लेंटिफ डज नॉट कंप्लाई इन द टाइम डिस्पाइट कोर्ट डायरेक्शन। Number 3, relief claimed is properly valued but the plaintiff is insufficiently paid up and not complied in time despite court direction. Number 4, plaintiff barred by any law। यहाँ जो चीज़ है जो आपके लिए और हमारे लिए ये जो क्वेश्चन मार्क है, वो ये है कि लॉ मेकर्स ने जब ये प्रोविजन दिया, इनेक्ट किया सीपीसी के अंदर, रूल 11 इसका बनाया ऑर्डर 7 के अंदर, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि प्लेंट कौन सी कोर्ट रिजेक्ट करेगी। कोर्ट का नाम है ही नहीं। जब कोर्ट का नाम नहीं है तो एक चीज़ पे हमने फोकस किया कि भाई प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड बाय एनी कोर्ट फ्रॉम सिविल कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। तभी हम कहते हैं, जो हम कहते हैं कि प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड बाय सिविल कोर्ट एंड फ्रॉम सिविल कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ ये नहीं लिखा गया है कि विच कोर्ट विल रिजेक्ट द प्लेंट। लेकिन लॉ मेकर्स का जो विजडम है इतना है, जिसको हम जितना डिस्कवर करें हमारी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी, उनका विजडम ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि भाई इसके अंदर जो पढ़ने वाले रीडर्स हैं वो कोर्ट को फोकस ना करें, वो प्लेंट को फोकस करें। ये देखें कि प्लेंट है क्या, सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि प्लेंट है क्या। तो जब हमने प्लेंट देखा तो हमने ये देखा कि प्लेंट के अंदर जो 4 चीज़ें मेनली आती हैं, उसके अंदर एक चीज़ तो ये आती है कि प्लेंट वो जिसके अंदर पहले काज ऑफ एक्शन हो, और प्लेंट वो जिसके अंदर कोर्ट फी पे अप हो, और प्लेंट वो जिस कोर्ट के अंदर दाखिल हो तो उसका जुरिस्डिक्शनल डोमेन जो भी बने वो सीपीसी के सर्किट में हो एंड नॉट बियॉन्ड दैट हो, और उस प्लेंट के अंदर जो भी रिलीफ हो, वाट एवर रिलीफ कोस्ड इन द प्रेयर क्लास, वो भी सीपीसी के पैरामीटर्स और दायरे कार में हो। तो लॉ मेकर्स ने कहा कि जो प्लेंट बनाएंगे वो सीपीसी से बाहर नहीं जाएंगे, और सीपीसी में कोई क्रिमिनल कोर्ट नहीं आती, सेशन कोर्ट नहीं आती। सीपीसी के अंदर जो भी कोर्ट आएगी फ्रॉम सिविल कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, वो कोर्ट होगी जो सिविल मैटर सिविल सीक्वेंस में चलेगी। तो इसका मकसद ये है कि वो कोर्ट प्लेंट रिजेक्ट कर सकती है। उसके अंदर ये नहीं लिखा कि विच कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट, बट ये लिखा गया कि प्लेंट की रिजेक्शन जो होती वो किन सर्कमस्टेंसेस में होती है। एक तो काज ऑफ एक्शन नहीं होगा, वो प्लेंट रिजेक्ट होगी। एक तो वो जिसके अंदर प्रॉपर कोर्ट फी पे अप नहीं होगी, एक वो जिसके अंदर सूट इम्प्रॉपरली वैल्यू होगा और वैल्यू करेक्ट नहीं किया जाएगा डिस्पाइट कोर्ट डायरेक्शन, और आखिर में है एनी सूट दैट इज बार्ड बाय एनी लॉ और इनेक्टमेंट।
जब ये 4 ग्राउंड्स हैं तो उसमें अंदर कोई भी एक ग्राउंड अगर एस्टेब्लिश हो गया तो एट द वेरी आउटसेट प्लेंट शल बी रिजेक्टेड। देखो वर्ड है शल, मैंने आपको दिखाया आखिर में भी कि द प्लेंट शल बी रिजेक्टेड मीन्स रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट इज मैंडेटरी। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। इन द फर्स्ट इंस्टेंस द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर अराइजिंग आउट फ्रॉम द प्लेन लैंग्वेज ऑफ 7 or 11 only and only the plaint shall be rejected means there will be rejection of the plaint exclusively. Let us examine the purport of plaint in the light of order 6 rule 1. Plaint and written statement means first pleading is a plaint or second pleading is called written statement. What is shape of plaint? शेप ऑफ प्लेंट के अंदर जो मैंने आपको बताया कि प्लेंट इज डिफाइंड अंडर ऑर्डर 7 रूल 1 CPC वेयर पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट आर प्रोवाइडेड। हाउ प्लेंट इज ड्राफ्टेड। देखिए प्लेंट की ड्राफ्टिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसके अंदर फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द काज ऑफ एक्शन, पार्टीज देयर डिस्क्रिप्शन रेजिडेंस, काज ऑफ एक्शन accrued to the plaintiff, valuation of the suit within the prayer clause, whatever the title of the suit, either declaration, cancellation of the document, damages, perpetual injunction, mandatory injunction, or any other consequential relief. Or in the last prayer clause, how prayer clause is set out in the line and length of the body language of the plaint. That should be go in consonance. Law कहता है relief arising out of the pleading, relief arising out of the 4 corners of the pleading. If it is omitted by the party or advocate and he has not sought particular relief in the prayer clause, it makes no difference. Court within its jurisdictional domain, court is competent to grant that relief either in addition or substitution. It is prerogative और jurisdictional domain of the court, या तो उसको एडिशन में वो रिलीफ दे जो प्रेयर क्लास के अंदर नहीं है, बॉडी लैंग्वेज में है, बॉडी ऑफ द प्लेंट के अंदर है, या उसके अंदर ये देखे कि प्रेयर क्लास के अंदर एक ऐसा रिलीफ है जो रिडंडेंट है और मेन रिलीफ उसने सीख नहीं किया तो उसको सब्स्टिट्यूट करके वहाँ से वो रिलीफ लेकर आए। इट इज़ जुरिस्डिक्शनल डोमेन ऑफ द कोर्ट डू दैट। मकसद कहने का ये होता है कि लॉ के अंदर ये चीज़ें हैं कि जज जो है वो रिलीफ अगर विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द प्लीडिंग से है, अगर 4 कॉर्नर्स ऑफ द प्लीडिंग में नहीं है, अगर वही रिलीफ उसका विद इन एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है तो वहाँ से भी निकाल कर दे सकता है। लॉ ने फिर कोर्ट को और भी मज़ीद एम्पावर किया कि भाई आप इश्यूज़ भी अमेंड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक अपना इंस्टेंस बताता हूँ। मैं एक स्टेशन पे था, वहाँ एक जजमेंट थी सिविल की। जब मैंने सिविल की जजमेंट लिखी तो मैंने देखा उसके अंदर एक ऐसा इशू है जो प्रूव करना है प्लेंटिफ को, लेकिन बर्डन शिफ्ट हो गया है डिफेंडेंट के ऊपर। अगर डिफेंडेंट के ऊपर अगर बर्डन हो गया है तो मैं तो लिखूँगा कि भाई इशू ये जो यानी आगे चलकर लिखूँगा कि भाई इशू नॉट प्रूव्ड। अगर ना प्रूव किया तो फिर नुकसान तो प्लेंटिफ को इसका होगा, क्योंकि इश्यूज़ की जो लैंग्वेज है वो प्लेंटिफ को प्रूव नहीं करनी है, डिफेंडेंट को करनी है। हालांकि बर्डन जो है वो प्लेंटिफ के ऊपर है क्योंकि प्लेंटिफ का सूट है और उसके कहने पे ये इशू फ्रेम हुआ है, लेकिन लैंग्वेज कोर्ट सेट नहीं कर सकी। एडवोकेट भी लेमैन थे और कोर्ट ने भी वहाँ ख्याल नहीं किया। तो उस वक्त चलते हुए जजमेंट के अंदर मैंने लिखा कि एट दिस स्टेज while discussing this issue, it transpires to me that wording of the issues as has been set out by the court is in such a way that the burden has inadvertently been shifted upon the defendant, irrespectively burden actually lies upon the plaintiff to prove. Consequently, in the peculiarity of attending circumstances, the judgments differed
amended issue within meaning of order 1405 CPC is framed as under, मैंने इशू फ्रेम कर दिया, लेकिन उसके अंदर तो मैं जजमेंट तो नहीं कर सकता था, क्योंकि लॉ के नेचुरल जस्टिस का तो मुझे वायलेट करना नहीं था, क्योंकि ये पार्टी को तो पता ही नहीं था। तो मैंने कहा कि सिंस दिस फैक्ट इज नॉट इन द नोटिस ऑफ द पार्टीज, देयरफॉर इट इज फाउंड एप्रोप्रिएट टू गिव नोटिस टू द पार्टीज of this new development of the case, and parties are directed to adduce evidence on this issue. After termination of the evidence, again the judgment will be completed. Till then the judgment is deferred. मैंने डिफर कर दी। तो मकसद कहने का ये होता है कि लॉ के अंदर लॉ ने आपको पूरी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं लिखता कि भाई बर्डन ऑफ द इशू वाज अपॉन द डिफेंडेंट एंड डिफेंडेंट इज नॉट प्रेस दिस इशू, कॉन्सिक्वेंटली इशू इज डिसाइडेड इन इज नॉट प्रेस्ड। तो प्लेंटिफ का सूट तो गया ना, इंसाफ तो नहीं होता ना। लेकिन अब अगर इशू की लैंग्वेज चेंज हो गई, प्लेंटिफ को प्रूव करना है, नए सिरे से एविडेंस आएगी, तो एक क्लियर कट तो चीज़ हो गई ना। तो लॉ के अंदर ये सारी चीज़ें हम तब मालूम होती हैं, तभी हमारे नोटिस में आती हैं, जब हम इसको बारीक बीनी में, उसके डेप्थ में उस हद तक जाते हैं। अभी देखिए यहाँ जो चीज़ आई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, द पॉइंट्स एज अबव आर रेफर्ड रिटर्न एज अंडर। Plaint literally means protest or complaint. देखिए ना, दिस इज अगेन नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर। आखिर में चूँकि हम कंक्लूडिंग पार्ट पे हैं और आखिर में चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। द पॉइंट्स आर रिटर्न, प्लेंट लिटरली मीन्स प्रोटेस्ट और कंप्लेंट। That protest or complaint requires some reply in shape of objection, which is set out in different nomenclature like written statement, objection and counter affidavit. जब प्लेंट होती है तो उसके अंदर रिटन स्टेटमेंट आती है। जब आप रिटन स्टेटमेंट दाखिल करते हैं तो उसके अंदर काउंटर ऑब्जेक्शन आते हैं। जब प्लेंट आप दाखिल करते हैं तो उसके अंदर सेट ऑफ आता है। जब सेट ऑफ आप दाखिल करते हैं तो उसके जवाब में रेप्लिकेशन आती है, जिसको आप रिजॉइंडर भी कहें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो प्लेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जब प्लेंट के साथ जुड़ी हुई हैं तो प्लेंट, एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट, रिजॉइंडर, ऑब्जेक्शंस, ये कहाँ दाखिल होंगे? वो प्लेंट के अंदर दाखिल होंगे। ठीक है ना। तो प्लेंट इनके साथ एक मुकम्मल और जामिया हो जाता है। मीन्स विदाउट दीज थिंग्स प्लेंट इज नॉट कंप्लीट। इट मीन्स इलेक्शन, रिट एंड सर्विस एंड लेबर पिटिशंस कैन बी टर्म्ड इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लेंट। जब आपने इलेक्शन पिटिशन दाखिल की तो उस पर ऑब्जेक्शन तो आ गया ना। जब ऑब्जेक्शन आ गया तो इश्यूज फ्रेम तो नहीं हुए, लेकिन पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन तो आ गई ना। और उस इलेक्शन पिटीशन के अंदर जाहिर है अगर कोई कंट्रोवर्सी है तो यू हैव टू लीड एविडेंस। वो ट्रिब्यूनल के सामने एविडेंस होती है ना। एविडेंस चला तो पिटीशन कैसे होगा? वो तो हो गया बाकायदगी के साथ, एक माशाल्लाह सूट हो गया ना। तो उसको उस वक्त इलेक्शन पिटीशन को हम कहेंगे प्लेंट। व्हेन इट इज प्लेंट, all the canons of order 701 are to be complied with. अच्छा, the rejection of plaint is not provided under 711 CPC in the suit exclusively, but it may be in other matters also. However, presumptions gathered as word plaintiff, court fee, suit duly stamped, relief properly valued are shown in the language of the provision which is falling in the ambit of suit. तो ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो सूट के अंदर आती हैं, सूट के अंदर आती हैं। बियॉन्ड द सूट ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि सूट के अंदर प्लेंटिफ भी आता है, सूट के अंदर कोर्ट फी भी आती है, वैल्यूएशन ऑफ द सूट भी सूट के अंदर आता है। आप देखिए और केसेस के अंदर नहीं आता। ठीक है, इलेक्शन पिटीशन के अंदर कोई कोर्ट फी आप दाखिल नहीं देते। सीपी के अंदर भी एक फिक्स कोर्ट फी है जो आप देते हैं। काज ऑफ एक्शन मीन्स एवरी फैक्ट विच इज़ नेसेसरी टू गिव एक्शन टू एंड फॉर्म्ड फाउंडेशन ऑफ द सूट। सूट के अंदर उस काज ऑफ एक्शन को एक फाउंडेशन मिलता है। अभी देखिए, अभी मैं रिवर्स होता हूँ वापस कि आया ये काज ऑफ एक्शन जो है ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है या लीगल कंट्रोवर्सी है।
अगर मैं आपको कहूँगा कि ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है जैसे मैंने अभी तक मेंटेन किया है, तो फिर ये आपकी तरफ से क्वेश्चन होगा, तो फिर ये लीगल ग्राउंड कैसे बना? आर्डर 711 के अंदर इसको लीगल ग्राउंड क्यों बनाया गया? ये क्यों लिखा गया है कि प्लेंट रिजेक्ट होगी 4 ग्राउंड्स पे, और ये काज ऑफ एक्शन है, और ये भी यानी एक सेटल्ड पोजीशन है, प्रोपोजिशन ऑफ लॉ की है कि प्लेंट विल बी रिजेक्टेड ऑन लीगल ग्राउंड्स। जब लीगल ग्राउंड्स काज ऑफ एक्शन नहीं है तो फैक्चुअल ग्राउंड्स पे प्लेंट रिजेक्ट कैसे होगी? और नंबर 2, अगर फैक्चुअल ग्राउंड्स पे कोई भी प्लेंट रिजेक्ट होती है तो फिर ये तो इलीगल होगा, क्योंकि फैक्चुअल ग्राउंड विल बी इस्टेब्लिश्ड बाय वे ऑफ एविडेंस, और रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट के लिए आपको एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? अभी मैं आता हूँ रिवर्स और आपको समझा रहा हूँ कि काज ऑफ एक्शन फैक्चुअल ग्राउंड नहीं है, लीगल ग्राउंड है। वो उसके पीछे यानी मंतक या लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको कन्विंस करने में कामयाब हो गया कि ये जो काज ऑफ एक्शन है ये फैक्चुअल ग्राउंड है, लेकिन फैक्चुअल ग्राउंड नहीं है, इट इज़ अ लीगल ग्राउंड। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आफ्टर डिस्कसिंग इट, काज ऑफ एक्शन एज प्री रिक्विजिट ऑफ लॉ, इट इज नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू इनेबल द कोर्ट और द डिफेंडेंट टू असर्टेन फ्रॉम दैट प्लेंट, कि भाई वो प्लेंट डिफेंडेंट के पास भी जाएगी, कोर्ट के पास भी जाएगी, दोनों इसको पढ़ेंगे। लिहाजा इसको इतना कंप्रिहेंसिव होना चाहिए कि इससे कोई भी टेक्निकलिटी या डिफेक्ट या उसके अंदर से ना निकले। नंबर 2, वेदर देयर इज अ काज ऑफ एक्शन एंड वेदर इट इज नॉट बार्ड। अच्छा, यहाँ पॉइंट ये आई है, काज ऑफ एक्शन को लीगल ग्राउंड बनाया गया है कि काज ऑफ एक्शन जो हो वो लिंक करते हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन से। एवरी टाइम काज ऑफ एक्शन को लॉ ऑफ लिमिटेशन से इसीलिए लिंक करके पेश करते हैं कि ये बार्ड बाय लिमिटेशन ना हो। क्यों? कोर्ट जब काज ऑफ एक्शन को देखती है तो उसके फैक्चुअल पर्सपेक्टिव में नहीं देखती, लीगल पर्सपेक्टिव में देखती है। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दिया अभी आपके सामने, एक बंदे ने दूसरे बंदे से 2 लाख रुपया लिए, और तो आपको मैंने आखिर में कहा कि 2 लाख रुपया देना या लेना, ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है। वो तो कहता है कि मुझे काज ऑफ एक्शन हुआ, और काज ऑफ एक्शन तब हुआ जब उसने पैसे नहीं दिए। तो फिर मैंने आपको कहा कि उसको काज ऑफ एक्शन इसका लीगलिटी से क्या तल्लुक है? उसने उसको उधार दी और लीगल करके कोर्ट में पेश कर रहा है, वो कैसे? तो आपको ये चीज़ मैंने इससे पहले की, लेकिन लॉ उसके अंदर क्या कहता है? लॉ कहता है कि आप भली पैसे उसको दें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जब आप उस पैसे लेने के लिए कोर्ट के अंदर आएं तो अलर्ट विजिलेंट होकर आएं, और टाइम के अंदर वो केस दाखिल कर दें। बियॉन्ड द टाइम अगर होगा तो आपका काज ऑफ एक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। काज ऑफ एक्शन विल बी इम्प्यूटेड विथ लॉ ऑफ लिमिटेशन। दिस इज द पॉइंट। तो काज ऑफ एक्शन को जब लिंक करते हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन से तो ये लीगल ग्राउंड बन जाता है। Whether there is a cause of action and whether it is not barred by the law of limitation, where material particulars as to when cause of action arose to the plaintiff was not mentioned in the plaintiff did not meet the requirement of Order 711 ECPC PLD 1985 क्वेटा 69। ये लिखें, ये काज ऑफ एक्शन पे ज़बरदस्त साइटेशन है। लॉ कहता है कि वाइल कोर्ट रिजेक्टिंग द प्लेंट मस्ट कंसीडर द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव और एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोर्ट कहती है, क्योंकि कोर्ट ने जब देखा कि फ्रीक्वेंटली जजेस प्लेंट रिजेक्ट कर रहे हैं और ये करते हैं, हालांकि इस प्रैक्टिस को जितना डेप्रिकेट किया जाए इतना कम है, क्योंकि लॉ के अंदर ये भी है कि अगर प्लेंट इफ इट इज़ फाउंड डिफेक्टिव फ्रॉम एनी लैप्स ऑफ लॉ देन इट मे बी गॉट करेक्टेड थ्रू अमेंडमेंट।
एडवोकेट को वापस करें, अमेंड करके ये प्रेजेंट कर दें। आप अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो उस प्लेंट को एविडेंस तक ले जाएं, उसको टेक्निकलिटीज़ में ना ले जाएं। अच्छा, अभी दूसरी बात जो है कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हैज़ नॉट येट कमेंस्ड। वो कोशिश करें कि इस पॉइंट पे एविडेंस रिकॉर्ड कराएं। इसीलिए लॉ ने ऑर्डर 14 रूल 2 के अंदर क्लियरली लिखा है कि वाइल डिसाइडिंग लीगल इशू ऑन प्रिलिमिनरी पॉइंट फैक्चुअल इश्यूज आर टू बी पोस्टपोन्ड। मीन्स लीगल इशू पे आप एविडेंस ले आएं, एविडेंस लाने के बाद आप डिसाइड करें, स्ट्रेट अवे डिसाइड ना करें। अच्छा, अभी आप सोचेंगे एविडेंस क्या आएगा। अभी कोर्ट कहती है कि भाई दिस इज दैट सूट व्हिच इज बार्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट। अभी क्यों भाई, किस तरह से बुलासा, इस पे हमें जो है ना वो ला है, ठीक है। अभी कोर्ट ने इशू फ्रेम किया वेदर सूट इज बार्ड अंडर सेक्शन 42 स्पेशल रिलीफ एक्ट। नीचे लिखता है दिस इज प्रिलिमिनरी इशू which is purely exclusively framed on the legal proposition. In the light of this preliminary issue on law point, the framing of the factual issue is postponed till the fate of this legal issue is decided. आप एविडेंस ले आए। एविडेंस के अंदर ये होगा, अब एविडेंस क्या आएगा, कोई पार्टी खड़ी होगी, वो कहेगी सही मेरा सूट तो सेक्शन 42 के अंदर बार नहीं है, तो कोर्ट कहेगी भाई जो प्रोविजन कहेगा वो कहेंगे, तो उसके अंदर एविडेंस क्या आएगा। एविडेंस तो ये आएगा प्लेंटिफ अपनी साइटेशंस देगा, डिफेंड अपनी साइटेशन देगा। तो इन द लाइट ऑफ साइटेशंस वो फिर डिसाइड करेगा जज कि भाई वेदर इट इज मेंटेनेबल और नॉट मेंटेनेबल। सही बात है ना। नंबर 2, दैट एवरमेंट्स इन प्लेंट, क्योंकि the averments of the plaint are on oath, rightly or wrongly, the thing which is affirmed on oath, that shall not be discarded straight away. Prima facie, it is to be believed ipso facto truth, unless any adverse thing or any adverse evidence comes against that. भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई स्ट्रेट अवे जो है वो आप उसको जो डिस्कार्ड कर दें कि भाई एक एवरमेंट है दैट इज मेड ऑन ओथ एंड अदर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय पार्टीज कुड बी लुक्ड इनटू। नंबर 3, दैट द फैक्ट्स एज टू काज ऑफ एक्शन as stated by plaintiff should be assumed as proved and then to decide whether the same legally constituted cause of action or not. पहले आप उसको अज्यूम तो करें ना। जब आप अज्यूम करेंगे उसके बाद फिर आप डिसाइड करें कि वेदर इट इज़ प्रूव्ड और नॉट। आपने जब डॉक्यूमेंट में देखा कि एग्रीमेंट के अंदर 2 लाख रुपए इसके हैं, तो आप अगर फॉर द सेक ऑफ मूवमेंट ये आपने सोचा कि भाई वाकई उसने उससे 2 लाख लिए और उसको नहीं दे रहा, तो आपकी फीलिंग ये होनी चाहिए कि मैं किसी तरह से भी कोशिश करके उसकी जो उसने इसके ऊपर ऑब्लिगेशन किया, अभी वो उसको डिनाई कर रहा है, उसको मैं वापस कर दूं। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ये जो 711 CPC इसीलिए इनेक्ट किया गया था कि जो फ्राइवोलस अननेसेसरी बर्डनड जो लिटिगेशन है, इट शैल बी निप्ड इन द बड एंड बरीड एट द वेरी आउटसेट, आगे ना चले। लेकिन अच्छे केसेस जो टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ के अंदर आ जाते हैं वो सारे डिफीट हो जाते हैं। लास्ट में ये मेरा लीगल हैंडबुक पार्ट 5 है, सारा मेरा लेक्चर इससे था। इसके अंदर क्वेश्चंस हैं 711 में 35 क्वेश्चंस हैं और 35 क्वेश्चंस की पूरी समरी है जो प्रिसाइजली मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये सारे आंसर्स जो हैं वो केस लॉ से हैं और क्वेश्चंस मेरी तरफ से हैं। इसके अंदर मेरी पूरी रिसर्च है जो मैंने यहाँ की है। तो लिहाजा आप इनको अगर पढ़ेंगे, ये स्टार्ट होते हैं पेज नंबर 225 से लेकर पेज नंबर 238, ये आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो यानी मेंटल जो यानी लॉ की लेवल है वो बहुत डेवलप होगी, ऊपर चली जाएगी अगर ये पढ़ेंगे तो सारा जो मेरे लेक्चर के टॉपिक सारे इसमें से हैं।
मैंने जो आपको के साथ डिस्कस किया। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको ज़रूर पढ़ना। तो आज का हमारा लेक्चर का टाइम तो ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक जो है वो मैं आपको असाइनमेंट जो है वो आपको सेंड करूँगा ग्रुप के अंदर।